Morning everyone. I am going to continue the redox titration. तो आज क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ redox titration. तो हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, टाइप्स के हैं, और हम लोग आज क्या करेंगे, एक एक करके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला टाइप्स हमारा क्या है? redox titration का पहला टाइप है हमारा पर मैग्नेटोमेट्री. ठीक है, के बारे में पढ़ें. पर मैग्नेटोमेट्री परमैग्नेटोमेट्री में कहता है ना, जैसे कि स्टैंडाइजेशन में जो हमने किया था पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडाइजेशन, वैसा ही है इसमें. ठीक, वहाँ पे हमने क्या किया था, KMnO4 को जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको हमने क्या किया था, ऑक्सीडाइज किया था, साथ किया था हमने ऑक्जेलिक एसिड के साथ किया था, और सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाइडली एम्प्लॉयड इन वेरियस रिडॉक्स टाइट्रेशन, और बहुत सारे रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं. ठीक है, मेजरली ये यूज है ड्यू टू इट्स इंटेंस पर्पल कलर. और इसका कलर कैसा होता था? पर्पल कलर होता था. जब हम इसको टाइट्रेट करते थे देन पिंक कलर बनता था. ठीक है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर. सेल्फ इंडिकेटर है. हमने इसमें जब हम लोग टाइट्रेशन कर रहे थे तो हमने एक्सटर्नल या फिर कोई इंटरनल इंडिकेटर को हमने उसमें ऐड नहीं किया था. ठीक, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ एन एक्सटर्नल इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर का हमें नीड नहीं है तो हम नहीं करेंगे. ये क्या है? सेल्फ इंडिकेटर. द टाइट्रेशन दैट इम्प्लॉय पोटेशियम परमैंगनेट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर नोन एज परमैग्नेटोमेट्रिक टाइट्रेशन. हमने इसमें कॉल किया है पोटेशियम परमैंगनेट को, तो इसका नाम क्या है? हम जानते हैं परमैग्नेटोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं. इसका हम प्रिंसिपल की बात करते हैं. सिंस पोटेशियम परमैंगनेट इज नॉट अवेलेबल इन कंप्लीटली प्योर फॉर्म, तो पोटेशियम परमैंगनेट है वो हमें अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तभी तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है. और उसी के अदर केस में देखो ऑक्जेलिक एसिड, बस हमने क्या किया था, उसको प्रिपेयर किया था, देन उसको यूज किया था, क्योंकि वो क्या था, प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर आता था, वो प्योर था. ये प्योर नहीं है, और हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड रहता है वो हाईली प्योर रिएजेंट से बना हुआ होता है. ठीक, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये क्या है, अवेलेबल जो रहता है वो प्योर फॉर्म में कंप्लीटली अवेलेबल नहीं रहता है. ठीक है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसलिए इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में इसको कंसिडर नहीं करेंगे. Therefore, it must first be standardized using a primary standard such as auxiliary. तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम इसके अगेंस्ट में कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ऑक्जेलिक एसिड ही लेंगे. ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन वाला आता है, दूसरा रिडक्शन वाला रहता है, एजेंट रहता है, दोनों को आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो हमारा क्या हो गया, वो प्योर फॉर्म में नहीं, हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. तो हम उसके अगेंस्ट में क्या लेंगे, कोई प्राइमरी कोई भी अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करना रहता है तो हम लोग उसको नोन से टाइट्रेट करवाते हैं, है ना. तो नोन वाला यहाँ पे कौन सा हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड को क्या करेंगे, टाइट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड क्या है, प्राइमरी स्ट्रेंथ का है. ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, और मीडियम हम कौन सा देंगे, इसको एसिडिक मीडियम देंगे. पोटेशियम परमैंगनेट oxidize auxilic acid to carbon dioxide. The known strength of auxilic acid directly titrated against the potassium permanganate. अब जो नोन स्ट्रेंथ है ऑक्जेलिक एसिड का, नोन वाला है, मतलब वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर आ रहा है, तो उसको हम स्टैंडर्डाइज नहीं करते, उसको हम डायरेक्ट प्रिपेयर करते हैं, देन उसको यूज करते हैं टाइट्रेशन में. ठीक है, ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है. द एंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट पेल पिंक कलर एज ए KMnO4 itself serve as the indicator. अब हम लोग को एंड पॉइंट कैसे पता चलता है, जब कलर चेंज हो जा रहा था हमारा. ठीक है, क्योंकि पहले क्या जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में जो हमने सॉल्यूशन को रख रखा था एनालाइट ऑक्जेलिक एसिड का, तो वो कैसा था, ऑक्जेलिक एसिड, इसमें हमने एसिडिक मीडियम के लिए उसमें H2SO4 को हमने ऐड किया था. ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट था, और पर्पल डार्क पर्पल करके हमारा क्या था, KMnO4 था. जब दोनों को हमने टाइट्रेशन किया था तो कैसा कलर आ गया था हमारा, इन पॉइंट आने के बाद पिंक कलर आ गया था. ठीक है, तो पिंक हमने इंडिकेटर को यूज नहीं किया है. ठीक, अब रिएक्शन
वाले हो रहा है, ये हमारा क्या पोटेशियम परमैंगनेट है, ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। H2SO4 हमने मीडियम में किया था, इसलिए हमने इसको मीडियम दिया और सबको रिएक्ट करवाया। ठीक है, और अब हमने क्या किया स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम लोग कहेंगे स्टैंडर्डाइजेशन 0.1 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पीपेट करेंगे 20 ml, क्योंकि 0.1 नॉर्मल ये सब आपको बनाने आता है। ठीक है, इस नॉर्मलिटी से बनाते हैं ना, मास निकाल के उसके हम लोग डिजोल्व कर देते हैं। 1000 ml सोल्यूशन, 1000 ml का सोल्यूशन बनाया है, तुम लोग 1000 ml में डिजोल्व करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, सबसे पे क्या करेंगे, पीपेट आउट 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इनटू कॉनिकल फ्लास्क। पहले क्या करेंगे, 0.1 नॉर्मल का ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, किसमें ऐड करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। ठीक है, एड 5 ml ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम। अब जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें से पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 ml ऑक्जेलिक एसिड को लिया, उसमें हमने क्या ऐड किया, 5 ml H2SO4 को ऐड किया है। ठीक है, वार्म द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हल्का वार्म करते थे, हीट करते थे उसको। फिल द ब्यूरेट विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब जो ब्यूरेट हमारा है उसमें क्या फिल होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा। ठीक है, उसका क्या करना है, हमें इसको टाइट्रेट करना है अगेंस्ट द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन अंटिल अ परमानेंट पिंक कलर परसिस्ट। जब तक हमें पिंक कलर नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको क्या करेंगे, टाइट्रेशन करते हैं, तो ड्रॉप वाइज गिराते रहते हैं। ठीक है, KMnO4 को कॉनिकल फ्लास्क में जहाँ हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब हमारा इंड पॉइंट आता है तो पिंक कलर आ जाता है, और हम लोग क्या करते हैं उस टाइम रीडिंग को नोट डाउन कर लेते हैं। यदि हम लोग विजुअल मेथड का ये करते हैं तो उसमें हम लोग 3 बार करते हैं इस चीज, है ना, 3 बार करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज रिजल्ट है, इसलिए हम लोग करते हैं। रिकॉर्ड द ब्यूरेट रीडिंग एंड रिपीट द टाइट्रेशन लिस्ट 3 टाइम्स फॉर एक्यूरेसी। टेक द concordant values and calculate the exact normality of the potassium permanganate solution। अब हम लोग इसको N1V1 इक्वल्स टू N2V2 से निकाल लेंगे। ठीक है, सेम वही क्या जैसे हमने स्टैंडर्डाइजेशन में करवाया था ना, वैसा ही यहाँ पे होगा इसका। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन क्या है, प्योर पोटेशियम परमैंगनेट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एज इट ऑफन कंटेन्स मैग्नीज ऑक्साइड। ये क्या प्योर में जो है पोटेशियम परमैंगनेट मिलना डिफिकल्ट है। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट है, उसमें क्या होगा, मैग्नीज ऑक्साइड कंटेन ये करता ही करता है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिस्टिल्ड वाटर में कंटेन ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग इम्प्योरिटीज प्रमोट द डिकम्पोजिशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या करता है, इसमें जो ऑर्गेनिक ऑर्डिनरी डिस्टिल्ड वाटर जो रहता है, जो वो क्या कंटेन करता है, ऑर्गेनिक रिड्यूस। ठीक है, हम लोग तो डिस्टिल्ड वाटर में इसको प्रिपेयर करते हैं, वो इम्प्योरिटीज कंटेन कर सकता है। ठीक, तो क्या करता है, प्रमोट क्या कर देता है, डिकम्पोजिशन, पोटेशियम परमैंगनेट का डिकम्पोजिशन को प्रमोट कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑल्सो अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज आयन लीडिंग टू फर्दर डिकम्पोजिशन। पोटेशियम परमैंगनेट जो है क्या है, अनस्टेबल रहेगा, किसकी वजह से, मैग्नीज आयन की वजह से। अब हमारा फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन वाटर, ये हमारा क्या है, परमैंगनेट आयन है। ठीक है, जो वाटर से के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ इसका, ये हमारा ये बना दिया। ठीक, जो है क्या है, हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है। तो द परमैंगनेट आयन पर्पल कलर ब्रेक्स डाउन हो रहा है ये। ठीक है, इट फॉर्म मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। जब हम इस दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। वो कैसा कलर दे रहा है, ब्राउन बन रहा है वो। ठीक है, इट ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। ठीक है, तब जब हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तब OH आयन आर प्रोड्यूस मेकिंग द सॉल्यूशन बेसिक, और OH आयन भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से तो OH वाला क्या होता है, बेस होता है, करता है, सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, दिस इज व्हाई KMnO4 सॉल्यूशन स्लोली लूज पर्पल कलर एंड ब्राउन प्रिसिपिटेट अपीयर इफ द केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। यदि हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, क्या करता है ये KMnO4 सॉल्यूशन, क्या करता है, स्लोली लूज कर देता है अपना कलर। क्या कलर, जब हम लोग बनाते थे क्या देखते थे, डार्क पर्पल कलर का होता था। ठीक, इसको लंबे टाइम के लिए छोड़ दें तो क्या करें,
कलर को करने लगता है। ठीक है, अब सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयन। अब देखिए मैग्नीज जो है हमारा ये है क्या, इफ देयर आर मैग्नीज आयन ऑलरेडी इन द सॉल्यूशन फॉर इम्प्योरिटी, यदि वो इम्प्योरिटी जैसा ऑलरेडी प्रेजेंट है मैग्नीज आयन, दे एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट एंड स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ केमिनोफोर। क्या करता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, स्पीड अप करता है, और इससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसका, केमिनोफोर का। अगेन MnO2 जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नॉन सॉलिड जो है ये फॉर्म करेगा। ठीक है, H+ आयन क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे कर रहा है, पहले वाले में क्या देखा, OH आयन दे रहा। ठीक है, रेमेडीज होगा, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन शुड बी हीटेड ऑन अ वाटर बाथ फॉर अबाउट 1 आवर। अब ये इसका बता रहा है जो हमने केसेस का प्रिपेयर किया था, क्या कहता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हीटेड, हम लोग एक दिन के लिए, मतलब हम लोग 1 घंटा के लिए इसको हीट करते थे, देन उसको 2 दिन के लिए छोड़ देते थे और डार्क करके बॉटल में उसको एयर टाइट करके रख देते थे। ठीक है, उसी का ही प्रिपरेशन किया हुआ। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन शुड बी हीटेड ऑन अ water bath for about 1 hour, allowed to stand for 2 days and then filtered through glass wool to remove the, ये है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड पार्टिकल्स, मैग्नीज ऑक्साइड जो क्या इम्प्योरिटी आ जाता है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर आउट करेंगे। इट मस्ट बी स्टोर इन अ डार्क कलर बॉटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइट विच अदरवाइज एक्सीलरेट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें लेट हो सकता है, फास्ट हो सकता है। ठीक है, क्या कहाँ रखते हैं इसको, लाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करते हैं डार्क करके। सेम टू सेम किसके जैसा था वो, बस स्टैंडर्डाइजेशन जो हमने किया था पोटेशियम परमैंगनेट का, वही वाला केस यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे, और इसके एप्लीकेशन पर देख लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब कहाँ का इसका यूज होता है। पहला हमारा, इट इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि हम लोग ऐसे मतलब होता है कि करना, ठीक है, या फिर क्वांटिटी के बेसिस या फिर क्वालिटी के बेसिस पे इससे करते हैं किसी चीज का, तो इसमें हम लोग ऐसे करते हैं किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड परक्लोरेट परगैनोमेट्री इज वाइडली एम्प्लॉयड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रेट एंड परक्लोरेट सॉल्ट। यदि परक्लोरेट सॉल्ट और नाइट्रेट का एस्टिमेशन करना होता है तो हम लोग मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, परगैनोमेट्रिक टाइट्रेशन। एसे ऑफ फेरस कंपाउंड, the assay of a ferrous sulfate and ferrous ammonium sulfate can be accurately carried out using a परगैनोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हम लोग यूज करते हैं, हमें क्या करना था, फिर करना होता है। दूसरा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इटरमैस्लेट, ठीक है, उस टाइम भी करते हैं। क्या हो गया, हेमोस्टेटिक्स में, हेमोस्टेटिक ड्रग्स के लिए करते हैं, एंड एस्टिमेटेड बाय द परगैनोमेट्री, इसको भी परगैनोमेट्री के द्वारा करते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड ऑफ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का भी करते हैं, यदि किसी फ्रूट जूस में यदि मैलिक एसिड है उसको डिटर्मिनेशन हम लोग यूज करते हैं परगैनोमेट्री का। एंड हो गया हमारा लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को भी यदि डिटरमाइन करना पड़ता है तो भी हम लोग क्या करते हैं, परगैनोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, हमारा है डाइक्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्री देखेंगे, डाइक्रोमेट्री इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या किसका है, टाइप है रिडॉक्स टाइट्रेशन का है। ठीक है, इन विच पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा, जैसे केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, उसी तरह यहाँ पे कौन करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑल्दो इट इज लेस पावरफुल देन पोटेशियम परमैंगनेट, ये लेकिन लेस पावरफुल है कंपेरिजन टू द पोटेशियम परमैंगनेट के। इट हैज सम एडवांटेजेस, क्या क्या इसका है, इट इज अवेलेबल इन प्योर फॉर्म। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, केमिनोफोर वाला जो था वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, इसमें रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा। इट इज थर्मली स्टेबल, इट हैज एन इंडेफिनिट सेल्फ लाइफ, इट इज एक्सपेंसिव। मतलब ये क्या था, थर्मली स्टेबल होता है, तो लाइट से प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरा है ये इसका सेल्फ लाइफ भी और डिफिनिट नहीं, मतलब बहुत लंबे समय तक ये रह सकता है। ठीक, उसका तो क्या है, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ज्यादा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस सब के प्रॉपर्टीज की वजह से हम किस में रखते हैं, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड में रखते हैं।
प्रिंसिपल होगा इन एसिडिक मीडियम पोटासियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट जो है क्या है, किस तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव कर रहा है। इट रिड्यूस फ्रॉम क्रोमियम 4 ऑरेंज टू क्रोमियम 3 ग्रीन। ठीक है, इसमें रिड्यूस करेगा ये क्रोमियम 4 से क्रोमियम 3 में करेगा। ठीक है, while the reducing agent such as the ferrous iron, और reducing agent यहाँ पे क्या होगा, ferrous iron get oxidized to ferric iron। जो ferrous iron होगा किसमें ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो जब हमारा Fe2+ था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को और लॉस कर दिया तो क्या हो गया, एक और प्लस चार्ज इस पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, Thus the titration based on the redox reaction, Fe2 से जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन को और लूज किया तो Fe3 हो गया, फिर इससे क्या बन गया, फेरिक आयन बन गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है, ये क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, अब देखो ये डाइक्रोमेट वाला है, ये क्रोमियम आयन में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो इसके पास ये जो प्लस चार्ज 3 आया वो कैसे है, हम आगे देखेंगे क्या इसका रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है। इस वाले में बस हम रिडक्शन की बात करेंगे, इसमें हम ऑक्सीडेशन की बात करें, मतलब हाफ हाफ हो रहा है, हाफ में आगे रिडक्शन, हाफ में आगे ऑक्सीडेशन। पूरा कब, जब साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ एट ए टाइम होता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए हम इसका क्या नाम दिए हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। डाइक्रोमेट का हो रहा है, डाइक्रोमेट है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना सी, इसमें टोटल होना चाहिए कितना, क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 का ये हाफ आता है यहाँ पे 3, 6 इलेक्ट्रॉन को जो हमारा ये ऑक्सीडेशन होता है डाइक्रोमेट का, इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, मतलब इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या किया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को और गेन किया। ठीक है, तो 6 इसके पास तो होना था 6, और ये अब 3 इलेक्ट्रॉन को यदि गेन करता है तो उसके बाद क्या हो, 3 तो कम हो जाएगा ना, इसमें 6 चार्ज आना चाहिए था। यदि हमारा रिडक्शन हो रहा था, इसके पास कितना था, पहले इसके पास 6 चार्ज होगा। ठीक है, 6 चार्ज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यदि हम 6 में से 3 इसका लेते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा गेन करने के बाद। ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, अब है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फेरस आयन का। तो क्या हो गया, इसमें भी था, इसके पास 2 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या करता है, लूज करता है। ये क्या कितना कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे 1 चार्ज और बढ़ गया। हमने देखा कि रिडक्शन में क्या हो रहा था, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा हमारा क्रोमियम आयन तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब रिडक्शन का क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यदि उसके पास क्रोमियम 6, मान लो कि ये हमारा है क्रोमियम 6+ चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में, यदि हम इसको रिडक्शन स्टेट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, देन क्या होगा, इसमें ये माइनस हो जाएगा ना 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा हमारा Cr3+। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन में हम लोग देखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या देखा हमने, ये फेरस से फेरिक आयन में चेंज हुआ, इसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लूज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो फेरस आयन जो फेरस आयन से जो फेरिक आयन में बना, ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पे क्या था, चार्ज बढ़ता है, चार्ज इंक्रीज करता है, तो चार्ज यहाँ पे हमारा इंक्रीज कर गया। ठीक है, किसका हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, किसका हो गया, फेरस आयन का। अब देखेंगे ओवरऑल बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा जो हम हाफ हाफ किए, ये क्या है, इसका पूरा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने पार्टिकुलर रिडक्शन की बात की, इसमें हमने पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन की बात की। जब दोनों साथ में हुआ तो क्या हो गया, वो रिडॉक्स हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हो गया हमारा। अब इसका प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ आयरन बाय डाइक्रोमेट्री।
सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्यूरेटली वे अ नोन अमाउंट ऑफ आयरन और सैंपल। यहाँ पे क्या लेंगे सैंपल, हम आयरन और को लेंगे, तो वे करेंगे एंड डिजोल्व करेंगे किसमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, ये क्या कर जाएगा, रिड्यूस करेगा Fe3 जो है ये रिड्यूस करेगा इफ प्रेजेंट टू Fe2+। रिड्यूस फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब यहाँ देखो फेरिक से फेरस में चेंज हो गया है ना, तो यदि रिडक्शन होगा तो चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे घटता है, ऑक्सीडेशन होता है तो चार्ज बढ़ता है। ठीक है, चीज ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड और बाय हीटिंग विद द जिंक। ठीक, तो हम इसका ये हमारा क्या प्रिपरेशन हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, स्टैंडाइजेशन करना है, स्टैंडाइजेशन ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ हमें स्टैंडाइजेशन करना था इसका डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का। प्रिपेयर स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, फिल इन द ब्यूरेट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एज यूजुअल जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबका पहले प्रिपरेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे पोटेशियम परमानेंट का बनाया, उस तरह हम किसका बनाएंगे, डाइक्रोमेट का बनाएंगे। देन डाइक्रोमेट को कहाँ फिल करेंगे, ब्यूरेट में। अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड था तो हम लोग पहले कहाँ लेते थे उसको, एनालाइट को हम लोग कहाँ लेते थे, कोनिकल फ्लास्क में। टाइटेंट को कहाँ लेते थे हम लोग, फिल्म लेते थे। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के केस में हमने ऐसा नहीं देखा था, पर उसके केस में वो कुछ कुछ स्पेशल केस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो डार्क कलर आता है ना, वो इसके लिए हम लोग उसको ब्यूरेट में फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है डाइक्रोमेट, ये क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, स्टेबल है, इसकी वजह से हमने इसको क्या मान लिया, प्राइमरी स्टैंडर्ड माना है। और इसको कहाँ फिल करेंगे हम लोग, ब्यूरेट में फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जो कोनिकल फ्लास्क में हमें क्या ऐड करना है, आयरन और, जो हमने इसका सैंपल बनाया। टेक द आयरन सॉल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क, कहाँ लेंगे हम लोग, कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। ठीक है, ऐड डाइल्यूट H2SO4 टू मेंटेन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, H2SO4 ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड एन इंटरनल इंडिकेटर सच एज डाइफिनालामाइन। यहाँ पे इंटरनल इंडिकेटर यूज होगा, और हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, इंटरनल इंडिकेटर कौन सा, जो हम एनालाइट के साथ इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल इंडिकेटर बोलते हैं। हम लोग जो कोनिकल फ्लास्क में सैंपल लेंगे उसी में हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर को यूज कर देंगे। तो कौन कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, हम ये डाइफिनालामाइन भी कर सकते हैं, डाइफिनाइल बेंजीन डाइन भी कर सकते हैं, एंड फिनाइल एंथ्रानिलीन एसिड भी कर सकते हैं। ठीक, ये सब क्या है, हमारा इंटरनल इंडिकेटर है, इसमें से कोई एक हम लोग इसमें यूज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। देन हमारा क्या आएगा, एंड पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा ना टाइट्रेशन स्टार्ट होने के बाद। During the titration, ferrous is oxidized to ferric and dichromate is reduced to chromium ion। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमारा टाइट्रेशन स्टार्ट हुआ तो ये Fe2 जो फेरस जो था वो किसमें ऑक्सीडाइज होकर बन गया, फेरिक बन गया, किसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है, और वहां पे जो डाइक्रोमेट था, डाइक्रोमेट किसमें रिड्यूस हो गया था, क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया था, गेन किया था। ठीक है, एट द एंड पॉइंट द इंडिकेटर चेंज कलर, लास्ट में क्या करता है ये इंडिकेटर चेंज करता है कलर। यदि हम डाइफिनालामाइन को ऐड कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर, देन कैसा कलर देगा वो, वायलेट ब्लू। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। यदि हम नॉर्मलिटी वाला बनाए हैं तो N1V1 से, एंड मोलिटी वाला बनाए हैं तो M1V1 से। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन इन आयरन ओर कैन बी डन बाय यूजिंग डाइक्रोमेट्री। अब यदि हमें आयरन से आयरन ओर का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा तो हम किसे करेंगे, डाइक्रोमेट्री से करते हैं। एंड डाइक्रोमेट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम सॉल्ट। तो यूज करते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैन डिटरमाइन बाय डाइक्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्री से हम केमिकल ऑक्सीजन का डिमांड भी फुल करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, है ना। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैन बी डिटरमाइंड करेंगे हम लोग डाइक्रोमेट्री से करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे।